Hello and welcome, students. Once again, I'm welcoming you on my YouTube channel, that is Abhishek Tiwari Tutorials, and I'm your host Abhishek Tiwari is welcoming everyone on my YouTube channel. Thank you for your the way you are admiring the channel, the way you are admiring the videos. I sincerely like to thank everyone. So students, इस कड़ी में ये चौथा वीडियो है जो मैं स्टार्ट किया हूँ, जिसका चौथा वीडियो आपके सामने है। 3 कंसेक्यूटिव वीडियोस में डाल चुका हूँ, जिसमें ऑलमोस्ट चैप्टर का हाफ कवर हो गया था। ये वीडियो के साथ जो है ये पूरा लेक्चर सीरीज जो चैप्टर फर्स्ट राइज ऑफ नेशनलिज्म का है, ये लगभग खत्म हो जाएगा। उसमें से 3 4 टॉपिक और बचेंगे। एक और वीडियो लेक्चर के साथ मैं इस चैप्टर को खत्म कर दूंगा। सो लेट्स बिगिन। टॉपिक आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा। This is romantic imagination, okay, and nationalism, national feeling. This is what the topic which I'm just going to explain you right now. So students, रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग कैसे आपस में जुड़े हुए हैं, ये हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि व्हाट इज रोमांटिसिज्म, ठीक है। हाउ रोमांटिक फीलिंग्स, हाउ लिटरेचर, आर्ट, लैंग्वेज, म्यूजिक, हाउ दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग नेशनल फीलिंग्स। ये से बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक ही ट्रेस कर रहा हूँ। सो चलिए शुरू करते हैं। Emergence of nationalism in any country did not come through war, territorial expansions and enmity. Okay, किसी भी देश में जो है स्टूडेंट्स, जो किसी भी देश का जो नेशनलिज्म होता है, राष्ट्रवाद होता है, वो सिर्फ और सिर्फ एक देश का दूसरे से युद्ध लड़ने से, उसके क्षेत्रों को जीत लेने से या उससे दुश्मनी रखने से कभी भी डेवलप नहीं होता। ये उसका एक फ्रैक्शन हो सकता है, सेगमेंट हो सकता है, लेकिन ये संपूर्ण नेशनलिज्म नहीं है। इट्स नॉट कंप्लीट नेशनलिज्म। नेशनलिज्म डिड नॉट ओनली कम थ्रू वॉर, टेरिटोरियल एक्सपेंशन एंड एनमाइटी, ठीक है। तो केवल इनके माध्यम से ही दुनिया में नेशनलिज्म नहीं विकसित होता है। इसके अलावा बच्चों, अपार्ट फ्रॉम दिस, several other things also play an equally important role in creating sense of nationalism, as culture, language, folk arts, literature and music etc. equally play an important role in creating the national sentiments, ठीक है। तो युद्ध, टेरिटोरियल एक्सपेंशन मतलब अपनी सीमा को बढ़ाकर दूसरे में मिला लेना, और दुश्मनी, इनके अलावा नेशनलिज्म क्रिएट करने के और भी तरीके हैं, जिसमें आता है कल्चर, लैंग्वेज, फोक आर्ट्स, लिटरेचर, म्यूजिक। ये सब भी उतना ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं जितना कि वॉर प्ले करता है, ठीक है। अब क्वेश्चन खड़ा होता है स्टूडेंट्स कि व्हाट इज रोमांटिसिज्म, ठीक है। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन बनता रहेगा आपके सामने, व्हाट इज रोमांटिसिज्म। तो इसको देख लेते हैं। रोमांटिसिज्म इज अ कल्चरल मूवमेंट, ओके, जिसका उद्देश्य जो है विच शॉट टू डेवलप अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनल सेंटिमेंट, ठीक है। तो रोमांटिसिज्म एक कल्चरल मूवमेंट था जिसका उद्देश्य है एक अलग तरह के, विशेष तरह के फॉर्म ऑफ नेशनल सेंटिमेंट को डेवलप करना, ठीक है। कैसे? कल्चर के माध्यम से, लैंग्वेज के माध्यम से, फोक आर्ट, लिटरेचर, म्यूजिक, इन सब के माध्यम से लोगों के अंदर एक विशेष तरह के नेशनल सेंटिमेंट डेवलप करने की जो कल्चरल मूवमेंट स्टार्ट किया गया, उससे रोमांटिसिज्म कहा गया, ठीक है। जनरली इस मूवमेंट के अंतर्गत जो यहाँ के आर्टिस्ट होते हैं वो साइंस एंड रीजन और इनका आलोचना करते हैं, इनके महिमा मंडन का, इनके ग्लोरिफिकेशन का आलोचना करते हैं, ठीक है। एंड फोकस ऑन इमोशंस, इंट्यूशंस एंड मिस्टिकल फीलिंग्स। और इसके बजाय जो आर्टिस्ट होते हैं, जो रोमांटिक आर्टिस्ट होते हैं, वो इमोशंस को, इंट्यूशंस मतलब सेंसरी फीलिंग्स को, और मिस्टिकल रहस्यमयी जो फीलिंग्स होती है, इनको वो कहीं ज्यादा ग्लोरीफाई करते हैं, यूज करते हैं, rather than साइंस एंड
रीजंस के। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि रोमांटिसिज्म क्या है। रोमांटिसिज्म का मतलब बच्चों इट वाज अ कल्चरल मूवमेंट जो स्टार्ट किया गया एक विशेष तरह के नेशनल सेंटिमेंट डेवलप करने के लिए। नेशनल सेंटिमेंट क्या डेवलप करने के वेपन्स क्या बताए गए, कल्चर, लैंग्वेज, फोक आर्ट्स, लिटरेचर, म्यूजिक, ऐसे तमाम चीजों को ना इन्होंने उसका उसका एपरेटस माना, इंस्ट्रूमेंट माना, जिसके माध्यम से इन्होंने लोगों के अंदर ये बदलाव किया। ठीक है, और उन्होंने कहा कि भाई साइंस और रीजन का कोई यूज नहीं है, उसका उन्होंने आलोचना किया और कहा कि उसके बजाय इमोशंस, सेंसरी फीलिंग्स और मिस्टिकल फीलिंग्स का रोल होगा। इसके बाद रोमांटिक आर्टिस्ट जो थे प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल। ओके, उन्होंने क्या किया, दे प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग सेंस ऑफ कलेक्टिव सोशल हेरिटेज। ठीक है, तो जो रोमांटिक आर्टिस्ट थे उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले किया, किसमें, क्रिएटिंग सेंस ऑफ कलेक्टिव सोशल हेरिटेज। कलेक्टिवली सोशल हेरिटेज को डेवलप करने में उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इन आर्टिस्ट ने जो है कॉमन कल्चर पास टू बिकम अ नेशन। ठीक है, उन्होंने कॉमन कल्चर का इन सब को जो है एक राष्ट्र बनने में इनका योगदान माना है रोमांटिक आर्टिस्ट ने। ठीक है, सो इन्होंने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इन रोमांटिक आर्टिस्ट ने ना कलेक्टिव सोशल हेरिटेज डेवलप करने में। ठीक है, कलेक्टिव सोशल हेरिटेज डेवलप करने में इन्होंने अपना एक बड़ा रोल प्ले किया है। इसके अलावा जो है इन्होंने कॉमन कल्चरल पास्ट को जो है एक नेशन के कॉमन कल्चरल पास्ट को विकसित करने में, डेवलप करने में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब देखिए, दिस सेंटिमेंट वाज एडवोकेटेड बाय जर्मन फिलोसफर। इस सेंटिमेंट को एक जर्मन फिलोसफर थे जिनका नाम था जॉन गॉटफ्राइड हर्डर, उन्होंने इसके बारे में बताया। ठीक है, उन्होंने कहा कि जो ट्रू जर्मन कल्चर है, जो वास्तविक जर्मन संस्कृति है, ठीक है, उसको कॉमन पीपल, जिसको उन्होंने दासवॉक कहा, कि दासवॉक में ही जो है डिस्कवर किया जा सकता है। जर्मन कल्चर को दासवॉक कॉमन पीपल के माध्यम से डिस्कवर किया जा सकता है। इट वॉज थ्रू फोक कल्चर, फोक आर्ट, folk music and folk song, okay, that the true spirit of nation was popularized। उन्होंने कहा कि भाई एक किसी भी कंट्री के लिए जो है ना, जैसे जर्मनी की थे वो, तो उनके लिए कहा उन्होंने कि उसके ट्रू कल्चर को अगर जानना है तो वहां के कॉमन लोगों को मिलना पड़ेगा, वहां के ट्राइबल लोगों से ही मालूम पड़ेगा कि ये देश क्या था जो है। ठीक है, और अगर एक देश को रिवाइव करना है तो वहां के फोक कल्चर, फोक आर्ट, फोक म्यूजिक, फोक सॉन्ग्स, इनको रिवाइव करना पड़ेगा, क्योंकि एक देश की वास्तविक आत्मा जो है वो वहां के लोकल कल्चर में बसती है। तो इन्होंने कहीं ना कहीं ना लोगों के अंदर नेशनल सेंटिमेंट डेवलप करने के लिए लोकल कल्चर्स का इस्तेमाल किया, राइट। तो ये बच्चों इस तरह से इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अपना एक प्रयास किया जो है। अब उसके बाद जो है आप इस चीज को देखें तो ये जो रोमांटिक आर्टिस्ट थे, इसके अलावा ये भी कहा गया इनकी ओर से कि इट वाज सेड दैट इसके अलावा जो है ये कहा गया जो है इनकी ओर से जो है, ठीक है, ये कहा गया कि दीज आर ऑल एन इसेंशियल थिंग्स फॉर अ नेशन बिल्डिंग, कि यही सारी चीजें के माध्यम से एक राष्ट्र निर्माण किया जा सकता है, एक देश बनाया जा सकता है, ये गॉटफ्राइड हर्डर ने कहा। इसके अलावा अगर देखा जाए वर्नाकुलर लैंग्वेज, जो लोकल भाषाएं होती हैं, ठीक है, जो वर्नाकुलर लैंग्वेज होता है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। ठीक है, किस मामले में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, या फोकलोर्स होते हैं, वर ऑल्सो यूज्ड एज अ पावरफुल वेपन not only to recover an ancient national spirit, but they were also used as a medium of approaching large audience who were illiterate। ठीक है, इसके अलावा इन रोमांटिक आर्टिस्ट ने ये भी बात कही कि एक देश में नेशनल सेंटिमेंट डेवलप करने के लिए
एक और इम्पोर्टेंट वेपन होता है, वो होता है वर्नाकुलर लैंग्वेज वहां का, या वहां के फॉकलोर्स, मतलब लोकल जो संस्कृति है वो, ठीक है, वो एक पावरफुल वेपन उन्होंने कहा ये होता है। सिर्फ इसलिए नहीं कि नेशनल स्पिरिट को, पुरानी और एंशियंट नेशनल स्पिरिट को जगाने के लिए, उसको रिकवर करने के लिए हमें लैंग्वेज चाहिए, बल्कि इसलिए भी लैंग्वेज एक वेपन हो सकता है क्योंकि अधिकतर लोग उस दौर में इलिटरेट हुआ करते थे, तो उनके बीच में अपनी चीजों को ले जाने का माध्यम ही क्षेत्रीय भाषाएं थी, इसलिए उसका इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा दिस वॉज इन केस ऑफ पोलैंड, पोलैंड के मामले में भी ऐसा ही था, ठीक है, आप एग्जाम्पल के रूप में इसको समझें तो पोलैंड विच हैड बीन पार्टीशन बाय ग्रेट यूरोपियन पावर्स ड्यूरिंग 18th सेंचुरी, पोलैंड जो महान यूरोपियन पावर्स के द्वारा 18th सेंचुरी में जो है जब उसको डिवाइड कर दिया गया, ठीक है, पार्टीशन कर दिया गया पोलैंड, हालांकि पोलैंड अब एक नेशन नहीं रहा, लेकिन उस दौरान भी ना वहां के लोगों ने अपनी नेशनल सेंटिमेंट को अपनी म्यूजिक और अपनी लैंग्वेज के माध्यम से जगाए रखा, जोड़े रखा, ठीक है। उसमें एक बड़ा नाम आता है जिसका नाम कैरोल कुप्रिंस्की था, ठीक है, जिनका नाम आता है, आप याद रखेंगे कभी कभी एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम जो आपका एग्जाम है बच्चों, ये इसका नेचर आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि इस बार से ये क्वेश्चंस बहुत सारे जो है क्या होने जा रहे हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड होने जा रहे हैं। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के मामले में आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन का नेचर बड़ा ही डाइवर्सिफाइड होगा। तो जो ये कैरोल कुप्रिंस्की थे, ठीक है, लेट द नेशनल सेंटिमेंट अलाइव बाय हिज ओपेरा, उन्होंने नेशनल सेंटिमेंट को अपनी ओपेरा, जो कि एक बैंड होता है, एक स्टेज परफॉर्मेंस करने वाले बैंड होते हैं, और अपने म्यूजिक के माध्यम से उन्होंने, जिसका नाम पोलनेज और मजुरका था, उसके माध्यम से उन्होंने पोलैंड के बीच में नेशनल सेंटिमेंट को जगाए रखा। इसके अलावा लैंग्वेज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, किस मामले में, नेशनल सेंटिमेंट को डेवलप करने के मामले में। आफ्टर रशियन ऑक्यूपेशन ऑफ पोलैंड, जब रशिया ने पोलैंड को ऑक्यूपाई कर लिया, पोलैंड को अपने कब्जे में कर लिया, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो पोलिश लैंग्वेज को बैन कर देंगे, वो इंग्लैंड पोलैंड की अपनी भाषा को बैन कर देंगे और उसके जगह पे वो कम्युनिकेशन के मीडियम के रूप में रशियन लैंग्वेज को यूज करेंगे। लेकिन जो प्रोटेस्ट था ना, प्रोटेस्ट में जो वहां के बिशप्स थे, प्रीस्ट थे, चर्च वगैरह के जो पुजारी वगैरह होते हैं, उन्होंने उसका प्रोटेस्ट स्टार्ट किया और अपनी भाषा में, पॉलिश लैंग्वेज में उन्होंने चर्च की प्रेयर्स है, उसकी एड्रेसिंग्स है, पॉलिश लैंग्वेज में करना शुरू किया। कहीं ना कहीं उन्होंने अपना विरोध दिखाया अपनी भाषा के साथ जुड़े रहने से जो है, ठीक है। तो इस तरह से, इसके अलावा यूज ऑफ पॉलिश लैंग्वेज became an instrument in the struggle to create national sentiment, और इसका मतलब कि पोलैंड में पॉलिश लैंग्वेज का इस्तेमाल एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में किया गया, जिसके माध्यम से नेशनल सेंटिमेंट्स को बनाए रखा गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये यूज था, ठीक है, नेशनल सेंटिमेंट दिखाने के लिए, ठीक है, ये एक ये सारे तरीके थे जिसके माध्यम से नेशनल सेंटिमेंट्स को जगाया गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये रोमांटिसिज्म हम लोगों ने समझ लिया, ठीक है। अब समझते हैं कि उसके बाद का सीन जो है, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगले टॉपिक से बनता है जो कहलाता है रिवॉल्ट ऑफ सिलेशियन वीवर्स, ओके। सिलेशिया नाम का एक गांव था, वहां के बुनकर वीवर्स ने एक रिवॉल्ट किया। एग्जाम में एक दो बार आया है, जो क्वेश्चन एग्जाम में एक या दो बार पूछे गए हैं, मैंने प्रयास किया है कि उन्हें आपके टॉपिक के रूप में इंट्रोड्यूस करूं, जिससे आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को कवर कर सके, राइट। सो लेटर वीवर्स जो थे 1845 में, वीवर्स इन सिलेशिया लेड रिवॉल्ट, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक रिवॉल्ट शुरू किया। सिलेशिया के गांव के लोगों ने एक रिवॉल्ट शुरू किया, किसके खिलाफ, अपने ही कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ, ठीक है। हु गेव देम सप्लाई, जो उन्हें रॉ मटेरियल की सप्लाई दिया करते थे, जो उन्हें फिनिश टेक्सटाइल्स जो है उनसे खरीदा करते थे ना, उन्हीं के खिलाफ वहां के वीवर्स ने अटैक कर दिया, वीवर्स ने रिवॉल्ट कर दिया। बट स्लोली स्लोली रिड्यूस द पेमेंट्स ना, लेकिन
कारण क्या बना उसका कि ये लोग ऑर्डर तो रेगुलर दिया करते थे, सामान रेगुलर बनवाया करते थे, लेकिन उसका कीमत उन्होंने धीरे धीरे घटाना, पेमेंट धीरे धीरे घटाना शुरू कर दिया। तो जो वीवर्स थे हैड टू फेस डिफिकल्टीज इन सर्वाइवल ड्यू टू लेस पेमेंट, क्योंकि अब पेमेंट कम मिल रहा था तो कम पेमेंट में वीवर्स को बड़ी कठिनाई हो रही थी, ठीक है, अपनी सर्वाइवल करने में। वहां के एक पत्रकार थे विल्हेम वुल्फ, उन्होंने डिस्क्राइब किया इस पूरे रिवॉल्ट के सीन में कि वीवर्स ने क्या किया उसके बाद जो है, ठीक है। तो विल्हेम वुल्फ ने कहा कि 4 जून को 2 PM के आसपास बड़ी संख्या में वीवर्स की भीड़ अपनी घरों से बाहर आती है और सड़कों पे मार्च करते हुए इन कॉन्ट्रैक्टर्स के मैंशंस, उनके महलों की ओर बढ़ने लगती है। ऑफ दोज कॉन्ट्रैक्टर्स डिमांडिंग हायर वेजेस, जिनसे वो लोग हायर मजदूरी की, ज्यादा मजदूरी की मांग कर रहे थे। वीवर्स के साथ उनकी डिमांड के साथ अच्छे से ट्रीट नहीं किया कॉन्ट्रैक्टर्स ने, और उनसे डराने धमकाने का काम किया वीवर्स को। तो जो वीवर्स थे वहां के, एंटिसिपेटिंग इन अ ग्रुप ऑफ वर्कर्स, उन्होंने पूरे ग्रुप में जो है इसका विरोध किया और एंटर्ड इनटू द हाउसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स, और घुस के जबरदस्ती उनके घरों में घुस गए, ठीक है। और घरों में घुस कर क्या किया उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर्स की खिड़कियां तोड़ दी, ठीक है, और फर्नीचर्स को तोड़ दिया, उनके अपने कपड़ों और अनाज के खजानों को लूट लिया गया। कॉन्ट्रैक्टर्स डर के मारे अपनी फैमिली के साथ भाग निकले और जाके पड़ोस के गांव में जाते हैं, लेकिन वहां के जो विलेजर्स होते हैं, ठीक है, उन्होंने इनको एक्सेप्ट नहीं किया, उन्होंने मना कर दिया एक्सेप्ट करने से। उन्होंने कहा कि तुम लोग अत्याचारी हो, इसलिए हमारे गांव में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। फाइनली ये कॉन्ट्रैक्टर्स भाग के अपने कैपिटल जाते हैं और वहां से बाद में वो आर्मी के साथ, ट्रूप के साथ, सेना के साथ लौटते हैं, और दोनों सेना और कॉन्ट्रैक्ट और वीवर्स के बीच में फिर झड़प होती है, जिसमें 11 वीवर्स की मौत हो जाती है। यही पूरा रिवॉल्ट ऑफ सिलेशियन वीवर है जो आपको एक्सप्लेन करना रहेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये रिवॉल्ट ऑफ सिलेशियन वीवर है। इसके बाद एक टॉपिक आता है 1848 द रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल्स, ठीक है। इसमें क्वेश्चन क्या बनता है, इसमें क्वेश्चन स्टूडेंट्स बनता है फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, ठीक है। क्या बनता है, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट नाम से क्वेश्चन बनता है, व्हाट वाज फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, ठीक है। तो ये 48 के दौरान लिबरल्स का रिवॉल्यूशन और इस दौरान फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए। इन द जर्मन रीजन्स a large number of political associations whose members were middle classes, तो क्या हुआ कि जर्मन रीजन में बड़ी संख्या में जो पॉलिटिकल एसोसिएशंस थे, जिनके मेंबर्स मिडिल क्लास बिजनेसमैन थे, जिनके प्रोफेशनल्स थे मेंबर्स, और प्रॉस्पेरस आर्टिसंस, अमीर ऐसे आर्टिसंस, मतलब वो लोग जो स्पेशल एक तरह के सामान को बेचते फिरते हैं, वो आर्टिसंस कहलाते हैं। केम टुगेदर, ये लोग एक साथ आए इन द सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट, फ्रैंकफर्ट में ये लोग इकट्ठा हुए, ठीक है, जर्मनी के, और सभी ने डिसाइड किया कि वो लोग वोट करेंगे ऑल जर्मन नेशनल असेंबली के नाम पे, कि वो लोग एक जर्मन नेशनल असेंबली के नाम पे सभी लोग वोट करेंगे, ये सबने डिसाइड किया। और उसके बेसिस पे 18 मई 1848 को जितने भी मेंबर्स थे उसमें से 831 इलेक्टेड हुए मेंबर्स, चुने गए ना, और ये चुने हुए मेंबर्स जो थे मार्च इन अ फेस्टिव प्रोसेशन, पूरे ढोल नगाड़े मतलब ढोल नगाड़ों के साथ, ठीक है, और गाते बजाते ये सारे के सारे मेंबर्स जो है सभी फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के लिए इकट्ठा हुए। कहाँ इकट्ठा हुए, ये पूरा पार्लियामेंट कन्वे किया गया था सेंट पॉल चर्च में। सेंट पॉल का एक चर्च है, उस चर्च में कन्वे किया गया और इसको फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट नाम दिया गया, ठीक है। इन्होंने क्या किया, यहाँ जाने के बाद इन्होंने इस पार्लियामेंट में अपने लिए खुद का संविधान बनाया, एंड कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्क अंडर पार्लियामेंट, और इस कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने मोनार्क को, राजतंत्र को ना, पार्लियामेंट के अंडर में रहने का कानून बनाया, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को स्टैब्लिश करने की बात की गई इसमें।
तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को स्टैब्लिश करने का यहाँ पे प्रपोजल रखा गया, और इस प्रपोजल के साथ ये जो लोग थे वो इस प्रपोजल के साथ जो है, जब इन्होंने ये पोस्ट अपना किंग ऑफर किया, किंग बनने की पोस्ट ऑफर किया गया प्रशिया के राजा किंग फेडरिक विलियम फोर को, ठीक है, तो फेडरिक विलियम फोर ने इस पोस्ट को रिजेक्ट कर दिया और जाकर के ज्वाइन हो गया मोनार्कीज के ग्रुप में, जो लोग डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट का विरोध कर रहे थे। जाकर के फेडरिक विलियम फोर डर के मारे उधर ज्वाइन हो गया, क्योंकि उसे डर था कि अगर मैं मोनार्क का साथ छोड़कर अगर मैं इनके साथ गया, ठीक है, तो मुझे मोनार्कियल जो कंट्रीज और लोग हैं उनका सपोर्ट नहीं मिलेगा। इसी डर से उसने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के, और जा करके वो उस ग्रुप का मेंबर बन गया जिसमें विरोध करने वालों में से कंजर्वेटिव फोर्सेस थे, ठीक है। अब उसके बाद जो है ये हो गया आपका फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। आगे, एज द एरिस्टोक्रेसी एंड मिलिट्री वाज स्ट्रांग, अब क्योंकि ये जो अभी नई नई बनी पार्लियामेंट थी और पहले से जो एरिस्टोक्रेटिक लोग थे, मिलिट्री थे, ये लोग बड़े स्ट्रांग थे, ये उस दौरान तक बड़े स्ट्रांग थे, ठीक है। तो स्ट्रांग होने के नाते जो है इन्होंने क्या किया, मतलब अगर ये स्ट्रांग थे तो इन्होंने उसका कहीं ना कहीं जो है फायदा उठाया ना, क्योंकि ये जो सरकार बनी थी ये तो अभी बहुत छोटी थी, मतलब अभी सरकार के पास जो है बहुत पावर नहीं था, ठीक है। तो इसके पास जो है इस नई नई बनी असेंबली के पास वो पावर नहीं थे, और असेंबली को जो है विरोध का सामना करना पड़ा। और वो विरोध किधर से आया, वो विरोध आता है उन लोगों के द्वारा जिनको फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट पसंद नहीं था, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया कि एज द एरिस्टोक्रेसी एंड मिलिट्री वाज स्ट्रांग, कि वो दोनों ही बड़े स्ट्रांग थे। सो उन्होंने क्या किया कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड पार्लियामेंट को इसको उन्होंने इरोड कर दिया, खत्म कर दिया, ठीक है, और उसकी वैल्यूज को। हाउएवर असेंबली आल्सो लॉस्ट इट्स सपोर्ट बिकॉज, हालांकि ये जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट था, इस असेंबली को जो सेंट पॉल चर्च में कन्वेंट हुआ था, इसने अपना सपोर्ट इसलिए भी खो दिया क्योंकि इसमें जितने मेंबर थे वो मिडिल क्लास, मिडिल अपर क्लास के लोग थे, मतलब उसमें जो है आर्टिसंस, बिजनेसमैन और तमाम अपर क्लास के लोग थे, और मिडिल क्लास लोगों को सपोर्ट लेने के बावजूद भी उन्हें इसमें शामिल नहीं किया गया था। इसीलिए जब ये विरोध हुआ तो मिडिल क्लास के लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें रोकने में, प्रोटेस्ट करने में हिस्सा नहीं लिया, और इस वजह से इनकी सरकार को डिसबैंड होना पड़ा जो है, और उन लोगों ने इनकी सरकार को डिसबैंड कर दिया, ठीक है। ये हो गया फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का किस्सा हो गया। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है इश्यूज ऑफ वीमेन राइट्स, ठीक है। अब क्योंकि मैंने बच्चों कहा कि जहां से क्वेश्चंस बनते हैं मैं वो कवर करने का प्रयास कर रहा हूं, तो रिवॉल्ट जो वहां पे क्वेश्चन ये भी बनता है सीबीएसई बोर्ड में कि महिलाओं की स्थिति क्या थी, वीमेन इश्यूज क्या थे, कैसी ह्यूमन की स्टेटस था उस दौर में जो है, तो वो स्टेटस आप खुद ही जानने का प्रयास करिए कि क्या स्टेटस रहा होगा। इन एवरी टाइम पीरियड वीमेन हैड ऑलवेज बीन सब्जेक्टेड टू एक्सप्लॉयटेशन, राइट। यहां पे क्या था कि वीमेन हैड ऑलवेज बीन सब्जेक्टेड टू एक्सप्लॉयटेशन, हमेशा से, चाहे कोई भी टाइम पीरियड रहा हो, महिलाएं हमेशा से शोषण का शिकार रही हैं, ठीक है। उन्हें लड़ना पड़ा बहुत लंबे समय तक, अपने लिए पॉलिटिकल राइट्स गेन करने के लिए महिलाओं को लड़ना पड़ा। वीमेन इश्यूज जो हैं हैड ऑलवेज बीन कंट्रोवर्सी, और महिलाओं से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं वो हमेशा से तनावपूर्ण रहे हैं, और इसके अलावा जो है झगड़ालू विषय रहे हैं, ठीक है। ड्यूरिंग लिबरल मूवमेंट के दौरान इन विच लार्ज नंबर ऑफ वुमेन हैड पार्टिसिपेटेड, भले ही बड़ी संख्या में महिलाओं ने लिबरल मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया एक्टिवली ना, उन्होंने अपनी खुद की पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाई, उन्होंने अपना न्यूज़पेपर प्रिंट किया, उन्होंने पॉलिटिकल मीटिंग्स में पार्टिसिपेट भी किया, विरोध प्रदर्शन भी किया। इन सब के बाद भी जो यूनिवर्सल सफरेज था महिलाओं के लिए, उससे उनको वंचित रखा गया और फ्रांस, जर्मनी में जो है, फ्रांस में। सो व्हेन द, इसलिए जब फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कन्वे हुआ
सेंट पॉल चर्च में, तो महिलाओं को बुलाया गया, लेकिन औरतें केवल केवल गैलरी में खड़े होकर के इस पूरे प्रोग्राम को देख सकती थी, लेकिन उसमें पार्टिसिपेट करने का अधिकार महिलाओं को नहीं मिला। ठीक है, तो इस तरीके से जो है, जो विमेन्स थी उन्हें ये राइट्स नहीं मिला। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और इसी में बच्चों ये आज का स्लाइड शो या आज का ये कंटेंट यहीं पे समाप्त होता है। होप आपको पसंद आया होगा। और निश्चित रूप से स्टूडेंट्स, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो मेरी भी उम्मीद यही रहेगी कि आप इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करेंगे। जितने अधिक से अधिक लोगों के पास आप पहुंचा पाएंगे, उतनी ज्यादा ऊर्जा के साथ मैं वीडियो कंटेंट्स आपके बीच में शेयर करता रहूंगा। और अंतिम रूप से फिर यही कहूंगा कि अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। ओके, आपका एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर वो मेरे लिए संजीवनी काम करेगा और मैं और ज्यादा एनर्जी के साथ आपके बीच में आ पाऊंगा। एक और लेक्चर की देरी है, उसके साथ ये चैप्टर पूरा फिनिश हो जाएगा। ठीक है, टिल देन यू एंजॉय एवरीवन, बी सेफ एट योर होम। थैंक यू सो मच फॉर watching me. Thank you, or listening me. Thank you so much.